गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर हाजिर हैं हम एक नया लेक्चर लेके, एक नई बुक का जिसका नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर आज हम स्टडी करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले थॉट ऑफ द डे। एजुकेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। आपको पता है जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। इट इज लाइक ए बाइसिकल, साइकिल की तरह है ये। इफ यू डोंट पैडल यू डोंट गो फॉरवर्ड। आप अगर इसका पैडल नहीं चलाएंगे तो आप आगे नहीं जा सकते। तो इसी तरीके से जो हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी थी, वो पैडल मारते मारते हम कुछ नया सीखते सीखते हम एक नई बुक के ऊपर आए हैं जिसका नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स की शुरुआत जो हमने करनी है उसके फर्स्ट चैप्टर से करनी है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ था, इवॉल्व कैसे हुई थी, ये आई कैसे है, कौन इसके फाउंडिंग फादर हैं, और माइक्रो मैक्रो में इसका क्या डिफरेंस है। क्या ये दोनों माइक्रो इकोनॉमिक्स दोनों क्या एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, सब्स्टिट्यूट हैं, या दोनों के बगैर काम नहीं चल सकता हमारा। इसके अंतर्गत अब हम शुरुआत करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल। शेफिरो ने ये बात कही थी। अर्थात क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम क्या है, पूरी इकोनॉमी की फंक्शनिंग को इकट्ठा स्टडी करते हैं और देखते हैं कि आगे इस चैप्टर में हम क्या क्या चीजें नई पढ़ने वाले हैं। देखिए, ग्रीक वर्ड मैक्रोस से बना है। ये मैक्रोस मींस लार्ज या बड़ा। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ग्रीक वर्ड मैक्रोस से बना है जिसका मीनिंग है लार्ज। अर्थात हम क्या करेंगे, लार्ज लेवल के ऊपर इकोनॉमिक एक्टिविटीज की स्टडी करेंगे। बात आती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है। ये आपके पुराने लेक्चर्स के ऊपर बेस्ड है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज हैं जो स्केर्स रिसोर्सेज के ऊपर बेस्ड होती हैं। स्केर्स रिसोर्सेज वो होते हैं जिनकी डिमांड ज्यादा होती है सप्लाई से। इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं सामूहिक आर्थिक चरों का अध्ययन। सामूहिक आर्थिक चर जो होते हैं वो क्या है हमारे, वो देखिए, जो ग्रुप के अंदर स्टडी होती है वो समूह के अंदर स्टडी होती है। जैसे कि हम देखें राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम इसके अंदर पढ़ी जाती है। नेशनल इनकम कहां से आती है, कैसे बनती है, कितने मेथड्स हैं इसके, कितने कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या इसके अंदर वेरिएबल्स अध्ययन में लाए जाते हैं जिसे हम कहते हैं आर्थिक चर। चर वेरिएबल्स वो चीजें जो बदलती हैं और क्वांटिटेटिव टर्म्स में हम उन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हम उन्हें चर कहते हैं। तो आर्थिक चर में आप पढ़ेंगे समग्र मांग, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, यहां हम पढ़ने वाले हैं। आपने माइक्रो में पढ़ा था कि माइक्रो के अंदर खाली डिमांड हम पढ़ते थे, वो डिमांड जो थी सिर्फ एक वस्तु की होती थी। यहां हम क्या कर रहे हैं, पूरी इकोनॉमी की स्टडी हो रही है यहां पे इकट्ठी। पूरी इकोनॉमी अर्थात इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी हम पुराने लेक्चर्स पे फिर जाते हैं। इकोनॉमी एक होल सिस्टम है, एक मैकेनिज्म है जहां लोग रहते हैं एंड दे अर्न देयर लाइवलीहुड। वो जो हैं अपनी आजीविका कमाते हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम पूरी इकोनॉमी की स्टडी कर रहे हैं। उस स्टडी के लिए हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को अध्ययन में लाते हैं। यहां पर अगला पॉइंट है सामान्य कीमत स्तर, जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल क्या है कि सभी गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज की एवरेज प्राइसेस जो चेंज हो रही हैं उसकी स्टडी हम यहां कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट है पूरी अर्थव्यवस्था के कार्यकरण से संबंधित है। पूरी इकोनॉमी किस तरीके से काम करती है, पूरी इकोनॉमी कैसे काम करती है, कैसे डील करती है, फॉरेनर्स के साथ उसका क्या संबंध है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीज के साथ क्या है, अपने जैसे हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो पूरी इकोनॉमी के अंदर डिफरेंट सेक्टर्स हैं। वो है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। ये सेक्टर्स किस तरीके से काम करते हैं, इनके अंदर कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, पूरा का पूरा हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। इसके अंदर एक एग्जांपल है भारत की जीडीपी कम क्यों है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंडिया का कम क्यों है, उसके रीजंस हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। जीडीपी कैसे कैलकुलेट होती है वो हम यहां पढ़ेंगे। डिफरेंट मेथड्स हम यहां पढ़ने वाले हैं। अगला पॉइंट है विभिन्न आर्थिक समग्र चरों में संबंध। डिफरेंट जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं एग्रीगेट लेवल पे, उनका आपस में संबंध कैसे होता है। जैसे हम इसमें एक एग्जांपल लेते हैं,
मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का संबंध क्या है? इन्फ्लेशन से आय कैसे इफेक्ट होगी, रोजगार कैसे होगा, विदेशी व्यापार, फॉरेन ट्रेड कैसे होगा, ये सब हम यहां पढ़ने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। फिर है विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है, एनालाइज करते हैं हम चीजों को मैक्रो इकोनॉमिक्स के माध्यम से, जैसे उस एनालिसिस के लिए हम एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई का अध्ययन करेंगे। एग्रीगेट डिमांड, डिमांड ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द होल इकोनॉमी, सप्लाई सभी गुड्स एंड सर्विसेज की पूरी एक इकोनॉमी के अंतर्गत, वो हम यहां पढ़ेंगे। ये था हमारा इंट्रो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स कैसे डील करती है। दोबारा से मैं शॉर्ट फॉर्म में कहूं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स वो ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है जिसके अंदर जो हम डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज पढ़ती हैं वो सारी की सारी एज ए होल लेवल ऑफ इकोनॉमी स्टडी होती है। अब हम देखते हैं माइक्रो और मैक्रो के बीच में डिफरेंस क्या होता है। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो डिफरेंस है और मैक्रो का जो डिफरेंस है वो हम देखते हैं। यहां पर फर्स्ट जो है ग्रीक वर्ड माइक्रो से बना था माइक्रो इकोनॉमिक्स, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ग्रीक वर्ड मैक्रो से बना है जिसका अर्थ है लार्ज, यानी कि बड़े लेवल पर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज की स्टडी कर रहे हैं। माइक्रो के अंदर हम देखा था सूक्ष्म आर्थिक चरों का अध्ययन होता है। सूक्ष्म आर्थिक चर यानी कि स्मॉल लेवल के ऊपर, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर हम वेरिएबल्स की स्टडी करते हैं। जैसे एक फर्म है वो किस तरीके से आउटपुट करती है, एक इंडस्ट्री है वो कैसे प्राइस डिसाइड करती है, उनकी कॉस्ट कैसे होती है, उनके रेवेन्यू कैसे निकलते हैं, उनकी प्रॉफिट्स कैसे होते हैं, यहां पे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर समग्र आर्थिक चरों का अध्ययन होता है, यानी कि एग्रीगेट लेवल पर इकोनॉमिक वेरिएबल्स की स्टडी है। और वो एग्रीगेट लेवल क्या है? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कैसे डिफाइन होगी? एक इंडिविजुअल की इनकम प्लस दूसरे इंडिविजुअल की इनकम प्लस तीसरे इंडिविजुअल की, ऐसे पूरी इकोनॉमी के अंदर जितने भी इंडिविजुअल्स हम सबकी इनकम हम जोड़ दें तो वो हमारी नेशनल इनकम आती है। मुद्रास्फीति क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन क्या है, यहां पर हम इनको स्टडी करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो सेंट्रल इशू है, केंद्रीय मुद्दा है, वो है कीमत संयंत्र। प्राइस जो है मैकेनिज्म यहां पे काम करता है। इट मींस डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस काम करती हैं और साधनों का बंटवारा किस तरीके से किया जाए कि हम जो है एक फर्म जो है अच्छे लेवल पे ज्यादा से ज्यादा आउटपुट कर सके, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कर सके, तो साधन किस तरीके से लगाए जाएं, उनका ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये मेन इशू रहता है। यहां पर जो मेन इशू है वो है राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम कैसे बढ़ाई जाए। जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी ये कंपोनेंट्स हैं जो कि नेशनल इनकम से कनेक्टेड हैं, वो कैसे बढ़ें और इकोनॉमी में कैसे स्टेबलाइजेशन फोर्सेस क्या रहेंगी ताकि स्टेबिलिटी आ सके। ये हम यहाँ पे फोकस रहेगा हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। माइक्रो इकोनॉमिक्स में सीमित इकट्ठा होना है। एग्रीगेट जो होता है वो स्मॉल लेवल के ऊपर होता है। जैसे आपको पता है कि डिमांड है, एक इंडिविजुअल की डिमांड प्लस दूसरे की डिमांड प्लस तीसरे की, हम इस तरीके से मार्केट डिमांड बनाते हैं। एक प्रोडक्ट की डिमांड पूरे मार्केट में क्या है, वो मार्केट डिमांड होती है। जबकि यहां पर हम क्या करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में पूर्ण इकट्ठा होता है, पूरी इकोनॉमी की समग्र मांग, एग्रीगेट डिमांड लेते हैं, पूरी इकोनॉमी की हम एग्रीगेट सप्लाई लेते हैं। जबकि माइक्रो के अंदर हम मार्केट की डिमांड और मार्केट की सप्लाई ही स्टडी करते थे। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो इक्विलिब्रियम होता है उसे हम कहते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम, जबकि यहां पर जो इक्विलिब्रियम होगा वो उसे हम कहेंगे सामान्य संतुलन यानी कि जनरल इक्विलिब्रियम। जनरल इक्विलिब्रियम हम यहां पढ़ रहे हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स का 1 मार्क के लिए अलग से आ जाता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या है। हम कहेंगे इसे प्राइस थ्योरी। और मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो दूसरा नाम है वो है इनकम थ्योरी, इनकम या एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। ये हमारा जो डिफरेंस है ये अक्सर एग्जाम्स में आ जाता है कि माइक्रो और मैक्रो के अंदर डिफरेंसेस क्या हैं। अब माइक्रो और मैक्रो हमने पढ़ लिया। मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारा मेन फोकस है क्योंकि हमारी नई बुक शुरू हो गई है और फर्स्ट चैप्टर ये उसका चल रहा है।
मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर दो व्यूज हैं हमारे सिलेबस में, एक है क्लासिकल व्यूज और एक है केंशियन व्यू। सबसे पहले हम लेते हैं क्लासिकल व्यू। क्लासिकल व्यू के लिए देखें तो एडम स्मिथ जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहलाते हैं, इन्होंने कहा है यदि क्रेता और विक्रेता, बायर एंड सेलर अपने निजी हित यानी अपना सोल बेनिफिट ध्यान में रखकर ही निर्णय लेंगे तो अर्थशास्त्रियों को संपूर्ण देश के धन और कल्याण के बारे में अलग से विचार करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि इंडिविजुअल लेवल पे ही जो काम हो रहा है वही हम मैक्रो लेवल के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, अलग से उसकी स्टडी करने की जरूरत नहीं है, एडम स्मिथ ने ये कहा था। इनके बाद जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट और हैं हमारे, जैसे माल्थस हैं, पीगू हैं, रिकार्डो हैं, जेएस मिल हैं, उन्होंने ये पूरा का पूरा कॉम्पोजिशन बताया है क्लासिकल थॉट का। उनके जो विचार हैं, पहले उनका विचार है फ्री इकोनॉमी, फ्री कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी उनके विचार हैं। ये कहते हैं कि इकोनॉमी फ्री है, उसके अंदर कोई गवर्नमेंट का रोल नहीं रहेगा, कोई उनके अंदर ट्रेड यूनियंस के रोल नहीं रहेंगे, अगर रहते हैं तो वो इकोनॉमी को इम्बैलेंस कर देंगे। तो इट मींस कोई कि बाहर की वजह से कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा इकोनॉमी के अंदर, वो फ्री रहेगी, अपने आप काम करेगी और अपने आप काम करने की वजह से ही उस इकोनॉमी के अंदर क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट रहेगा। फुल एम्प्लॉयमेंट ये लेके चलते हैं कि हमेशा ही एक देश के अंदर, एक इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट रहता है। और फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है, जीरो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। फुल एम्प्लॉयमेंट में आपका कुछ समय के लिए कुछ लोग बेरोजगार हो सकते हैं, वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयड हो सकते हैं, ठीक है। ये आपने 11th क्लास में पढ़ चुके हो कि इसके कंपोनेंट्स क्या हैं फुल एम्प्लॉयमेंट के। तो इनका जो मेन इशू है वो यही है कि फुल एम्प्लॉयमेंट है, कुछ लोग अगर बेरोजगार हैं भी तो वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के अंदर अपने आप एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि फ्री इकोनॉमी में मार्केट फोर्सेस अपने आप इसे कन्वर्ट कर देंगे फुल एम्प्लॉयमेंट में। और मैक्सिमम लेवल ऑफ इनकम अचीव की जाती है। क्यों अचीव की जाती है? क्योंकि फ्री इकोनॉमी है। और फ्री इकोनॉमी में क्या होगा कि अपने आप मार्केट के हिसाब से सब चीजें डिसाइड होंगी और जो डिसीजंस होंगे वो इस तरीके से होंगे कि फुल एम्प्लॉयमेंट रहेगा। और फुल एम्प्लॉयमेंट रहेगा इट मींस रिसोर्सेज का बेस्ट यूज हो रहा है, तो वो रिसोर्सेज पूरे तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं, तो हमें क्या डिलीवर करेंगे, वो मैक्सिमम लेवल ऑफ इनकम डिलीवर करेंगे। क्लासिकल व्यू जो है वो दो चीजों के ऊपर बेस्ड था, जो हमने चार चीजें पढ़ी हैं उसके अंदर दो और हम देखते हैं। फ्री मार्केट मैकेनिज्म, फ्री मार्केट मैकेनिज्म क्या, हमने पहले ही डिसाइड किया था कि यहाँ पे जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है वो फ्रीली काम कर रही है। फ्री में क्या है, वो प्रोडक्ट मार्केट में भी फ्री है और फैक्टर मार्केट के अंदर भी फ्री है। और ये फ्री मार्केट क्या कहती है, द फ्री मार्केट विल फिक्स एवरीथिंग, इट मीन्स नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज देयर। गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, अगर होता है तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी इकोनॉमी, वो फुल एम्प्लॉयमेंट में नहीं रहेगी। इसीलिए ये मान के चलते थे कि कभी भी इकोनॉमी के अंदर जो है गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगी। और साधन बाजार जो है, फैक्टर मार्केट यानी लेबर मार्केट अगर आप देखें तो यहां पर कम अगर मजदूरी कर दी जाए, अगर मान लो कि इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है तो क्या है, लेबर जो है एक्सेप्ट कर लेगी, जो बेरोजगार है वो एक्सेप्ट कर लेंगे कि हमें कम मजदूरी पर भी हम काम करेंगे। तो यहां पर क्या है, अगर बेरोजगारी है तो डिमांड फॉर लेबर कम हो गई, सप्लाई ऑफ लेबर ज्यादा हो गई। इससे होगा क्या, लेबर के बीच में कंपटीशन होगा और जो बेरोजगार हैं वो अपने आप को देंगे कि हमें रोजगार पे रख लें, और वो कहेंगे बेशक हमें क्या करें, मजदूरी कम दे दें। तो इससे क्या होगा, मजदूरी दर कम हो जाएगी, वेज रेट डिक्लाइन करेगी। वेज रेट डिक्लाइन करने की वजह से डिमांड फॉर लेबर इंक्रीज करेगा और बेरोजगारी धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। तो क्लासिकल व्यू के अंदर ये हमने पढ़ा फ्री मार्केट मैकेनिज्म। नेक्स्ट इसके अंदर हम देखते हैं जीन बैप्टाइज सेज का एक लॉ है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, अर्थात पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्मित करती है। ये सोचने की जरूरत नहीं है कि आपने प्रोडक्शन कर दिया है, सप्लाई हो गई है तो वो बिकेगा कि नहीं बनेगा, वो ऑटोमेटिक बिकेगा। कैसे बिकेगा, सपोज करो 100 रुपीज का प्रोडक्शन किया, ये प्रोडक्शन किया। अब प्रोडक्शन करने के लिए हमने 4 फैक्टर्स लगाए। 4 फैक्टर्स
ने अपना अपना रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर ने प्रॉफिट लिया। तो चारों फैक्टर्स अपना अपना प्रोडक्शन में से हिस्सा लेंगे। वो हिस्सा लेंगे तो ये उनकी बन गई फैक्टर इनकम। क्या बन गई? फैक्टर इनकम। अब वो इस इनकम को या तो कंज्यूम करेंगे या सेविंग में डालेंगे। ठीक है। और यहां पे ये कहा गया है कि सेविंग जो है वो इन्वेस्टमेंट के इक्वल है, क्योंकि नो होल्डिंग, या ये मान के चलें कि कोई तिजोरी में नहीं रखेगा। अब कहां रखेगा? वो सेविंग करता है तो वो इन्वेस्टमेंट करेगा। तो कंजम्पशन सपोज करो हमारे पास 100 रुपए थे, 100 ही फैक्टर इनकम बन गई, क्योंकि डिवाइड हो गए हैं और रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट में। कंजम्पशन सपोज करो 75 रुपीज का हो गया। ठीक है। और तो सेविंग कितने की हुई? 25 की। ये 25 अल्टीमेटली किसमें कन्वर्ट होगी? इन्वेस्टमेंट में। तो 75 और 25 दोबारा ऐड किया जाए तो क्या होगा? 100 हमारे सामने आएगा। तो क्या हुआ? डिमांड कितने की बन गई? डिमांड 100 की बन गई। डिमांड कैसे बनी 100 की? 75 कंजम्पशन के लिए और 25 इन्वेस्टमेंट के लिए। तो हम चले कहां से? 100 प्रोडक्शन हुआ और 100 ही क्या होगी? डिमांड होगी। तो ये था सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। जीन बैप्टाइस्ट ने ये कहा था। ये सब कुछ स्मूथ चल रहा था, लेकिन क्या हुआ? इस चीज को समझने के लिए हम देखते हैं कि जैसे पहले सबने सेविंग की तो पैसा कहां गया? बैंक के अंदर आ गया। बैंक से क्या हुआ? वो इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट होने के लिए आ गया। ये सेविंग थी। सेविंग से वो सेविंग चैनलाइज होकर बैंकों में आई। बैंक से यहां क्या होगा? इन्वेस्ट हुआ। ये इंडस्ट्रीज ने डाला और इंडस्ट्रीज ने क्या किया? इन्वेस्ट कर दिया और फर्दर इन्वेस्टमेंट। तो एक तो एक्सटेंड हो गया, इन्वेस्टमेंट हुआ, और ये इन्वेस्टमेंट हुआ मॉडर्नाइजेशन के ऊपर। मॉडर्न बनाने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है वो एडवांस कर दी। एडवांस टेक्नोलॉजी को ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होने से क्या हुआ? होने से लेबर जो है वो दब गया। टेक्नोलॉजी आने की वजह से लेबर प्रेशर में आया, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ। अब अनएम्प्लॉयमेंट होने की वजह से लोग विल वर्क फॉर चीप, सस्ते पे काम करने के लिए तैयार होने लग गए। बेरोजगारी हो गई है। अब सस्ते में काम करने के लिए वो अपने आप को ऑफर कर रहे हैं। अब इससे क्या हुआ? वेज रेट कम हुई। वेज रेट कम होने से डिमांड फॉर लेबर बढ़ी। डिमांड फॉर लेबर बढ़ने से अनएम्प्लॉयमेंट रिमूव्ड इन लॉन्ग रन। और ये सब लॉन्ग रन के अंदर जो है अपने आप ये जो प्रॉब्लम थी अनएम्प्लॉयमेंट की वो दूर हो जाएगी। ये सब कुछ स्मूथ चल रहा था। ये फॉलोइंग्स हो रही थी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की। लेकिन ऐसा क्या हुआ बीच में जिसकी वजह से ये सारा सिस्टम फेल हुआ? और यहां पर आता है हमारा ग्रेट डिप्रेशन, जिसकी वजह से जो ये पुराने विचार थे वो सब चेंज हो गए और एक नए विचार का रूप पैदा हुआ जिसे हम कहते हैं केन्जियन व्यू। तो ये ग्रेट डिप्रेशन क्या? ग्रेट डिप्रेशन जो है ये आपका 24 अक्टूबर 1929, इसको हमने नाम दिया ब्लैक थर्सडे। क्यों? क्योंकि यहां शेयर मार्केट अमेरिका का एकदम से नीचे आ गया और वो नीचे आते आते 29 अक्टूबर को बिल्कुल ही क्रैश कर गया, बिल्कुल फेल हो गया। जो इन्वेस्टर्स थे वो बिल्कुल डूब गए, सबका पैसा डूब गया। सिचुएशन डूबने की क्या रही? क्या था कि 1920s में रोरिंग इकोनॉमी चल रही थी अमेरिका की। मींस सब कुछ स्मूथली चल रहा था, सब कुछ एडवांस चल रहा था और लोगों का जो तौर तरीका था वो शेयर मार्केट की तरफ ज्यादा था। लोग क्या कर रहे थे? शेयर मार्केट कल्चर की तरफ भाग रहे थे और उन्होंने जो था उधार ले लेके सारा का सारा इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट के अंदर कर डाला, इस अप्रोच में कि ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव रहेगा, सब कुछ स्मूथ चल रहा है, हमें और फायदा निकलेगा। और इस लालच में सबने लोन्स ले लिए। अब लोन बैंकों ने दे दिए।
अब बैंकों ने लोन दे दिए, साथ साथ क्या हुआ कि मार्केट के अंदर ओवर प्राइज्ड हो गए स्टॉक्स, ओवर प्राइज्ड हो गए, और वो इतने ज्यादा ओवर प्राइज्ड हो गए कि दिक्कत ये आई कि उस दौरान एकदम से एग्रीकल्चर के ऊपर भी नुकसान हो गया, और सारा का सारा अचानक मार्केट के अंदर एक हवा फैल गया कि जब 24 अक्टूबर को एकदम से स्टॉक मार्केट नीचे आया तो एकदम से पैसिमिज्म हो गया, और वो स्टॉक मार्केट 29 अक्टूबर को आते आते बिल्कुल धराशायी हो गया, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे आ गया, और बहुत सारे लोग ऐसे अपने कटोरे हाथ में लेके भीख मांगने लग गए। और क्योंकि उस दौरान जो था एग्रीकल्चर के अंदर ड्रॉट आ गया, ड्रॉट आने की वजह से एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन नीचे आ गया था, भुखमरी हो गई, और हर जगह पे देखें तो लोगों को काम धंधे बिल्कुल नहीं रहे उस दौरान। तो यहां पर पैदा हुई लो इनकम। लो इनकम से क्या हुआ, लो डिमांड हुई। लो डिमांड से क्या हुआ, लो इन्वेस्टमेंट बना। लो इन्वेस्टमेंट से क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला लोगों को। एम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ तो आउटपुट लो हुआ, और आउटपुट लो होने से लो इनकम। इसे हम कहते हैं विशियस सर्कल। और ये पैदा हो गया 1929 में, और ये कंटिन्यू 10 साल तक चला, जिसकी वजह से आप देखें कि अमेरिका के अंदर 15 मिलियन लोग जो हैं बेरोजगार हुए थे, और इंग्लैंड के अंदर जो है 5 मिलियन लोग बेरोजगार हुए। ये 1932 तक हो चुका था, और कंटिन्यू ये ऐसे बढ़ ही रहा था, और इकोनॉमीज पूरे वर्ल्ड के अंदर ये ग्रेट डिप्रेशन फैल गया, और इसका इलाज नहीं निकल रहा था। तब 1936 के अंदर केन्स की बुक पब्लिश हुई, और उन्होंने दिया कि सरकार का महत्व बहुत ही ज्यादा है, इस तरह की प्रॉब्लम निकालने के लिए गवर्नमेंट इंटरवेन होना चाहिए, जो कि क्लासिकल थॉट्स क्या कहते थे कि गवर्नमेंट को बिल्कुल भी इंटरवीन नहीं करना चाहिए। तो यहां से सरकार का महत्व पैदा हुआ। ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जो हैं जॉन मेनार्ड केन्स, वो बीज बो चुके हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का। सो ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जॉन मेनार्ड केन्स सोड द सीड्स of macroeconomics, saying government should pay people to dig holes in ground and then fill them up। यानी कि सरकार क्या करे, गड्ढे खोदे, और फिर गड्ढे खुदवाए लोगों से, और फिर उन्हें भरवाए। अब इस चीज की भी क्रिटिसिज्म हुई जब उन्होंने ये कहा कि सरकार का रोल क्या है, सरकार को तो गड्ढे खुदवा देने चाहिए और मिट्टी उनको फिर अगले दिन भरवा देनी चाहिए उन्हीं गड्ढों में। तो लोगों ने इस बात को अपोज किया, और उन्होंने कहा क्यों ना आप हॉस्पिटल्स खुलवा दें। ठीक है, तो केन्स ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, नथिंग इशू। आप क्या करें, गवर्नमेंट का रोल तो लेके आए, सड़क बनाए, बांध बनाए, पुल बनाए, स्कूल खुलवाएं। इस सब से क्या होगा, गवर्नमेंट का खर्चा होगा। गवर्नमेंट का खर्चा क्या होगा, गवर्नमेंट के खर्चे से लोगों को पैसा मिलेगा, लोगों की इनकम बनेगी, और आपकी एग्रीगेट डिमांड जो बिल्कुल बॉटम लेवल पे है वो इंप्रूव करेगी। क्योंकि आपने ये कहा था कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स की बात है, क्लासिकल ने ये कहा था कि लॉन्ग पीरियड के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट सॉर्ट आउट हो गया। अब देखो 10 साल निकल गए, डिप्रेशन इतना चला, तो उन्होंने कहा इन द लॉन्ग रन वी आर ऑल डेड। केन्स कहते हैं कि लॉन्ग पीरियड में तो हम सब मर जाएंगे, जो रियल टाइम पीरियड है वो तो आपका क्या है, शॉर्ट पीरियड इज द रियल टाइम पीरियड। इसलिए उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट का रोल यहां लेके आए, अगर कोई काम नहीं होता तो सिंपली गड्ढे खुदवाओ और उन्हें भरवा दो, और कोई काम नजर नहीं आता। इससे लोगों को पैसा मिलेगा, लोगों की कमाई होगी, लोगों की एग्रीगेट डिमांड बनेगी, और इस तरह से डिमांड जब जनरेट होगी तो एक ऑप्टिमिज्म डेवलप होगा, और फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए अप्रोच बनेगी, जिससे और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट डिलीवर होगा। सो जॉन मेनार्ड केन्स, इनकी जो बुक है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, इनका एक क्लासिकल वर्क था, बहुत ज्यादा इनको प्रसिद्धि मिली इससे। और इनकी प्रसिद्धि देखते हुए विंस्टन चर्चिल, जो यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर थे, आई थिंक 1940 से 45 के बीच ये प्राइम मिनिस्टर थे यूके के। तो विंस्टन चर्चिल ने इनकी ख्याति देखकर इनको इतना गुणवान बताया कि इफ टू इकोनॉमिस्ट को हम एक रूम में रख दें, इफ यू पुट टू इकोनॉमिस्ट इन ए रूम, यू गेट टू ओपिनियंस। दो इकोनॉमिस्ट एक रूम में रखेंगे तो आपके सामने दो विचार आएंगे, अनलेस वन ऑफ देम इज लॉर्ड केन्स। अगर उन दो में से एक लॉर्ड केन्स हैं तो इस केस में, इन विच केस यू गेट थ्री ओपिनियंस, आपके पास तीन विचार आएंगे।
इसका मतलब इनके दिमाग की वो इतनी दाद दे देते कि इनका जो काम करने का जो पैटर्न था वो एकदम स्टीक था। वो क्लासिकल को क्रिटिसाइज करते थे और कहते कि मैं तो मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए। ये कहते थे कि रियल टाइम पीरियड आपका जो है वो है शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड में तो आप सब मर जाते हैं। तो इनकी प्रसिद्धि इतनी तेज थी कि विंस्टन चर्चिल जी को भी ये कहना पड़ा। अब नया हमारा क्वेश्चन है कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स अलग से क्यों पढ़े, क्योंकि माइक्रो हमने पढ़ी थी, उसके साथ भी तो इसे पढ़ सकते थे। अलग से ये बुक बनाई, सेपरेटली हम इसके इश्यूज को पढ़ रहे हैं, किस स्कोप को पढ़ेंगे, तो क्यों ऐसा किया जाए? इसके लिए हमारा आंसर है फर्स्ट, आर्थिक विकास। इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर आपको देखना है तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के कार्यक्रम को अध्ययन में लाया जाता है। यानी कि कंप्लीट इकोनॉमी की अगर हमें स्टडी होगी तभी हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अच्छे से कर पाएंगे। माइक्रो इश्यूज के बेसिस पे हम पूरी इकोनॉमी की स्टडी बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाते। अगला, संपूर्ण अर्थव्यवस्था की यहां हमें जानकारी मिलती है जो कि माइक्रो लेवल पे पॉसिबल नहीं थी। अगला, समष्टि आर्थिक विरोधाभास, पैराडॉक्स विरोधाभास होता है। वो सिचुएशन ऐसा लगे कि ठीक होगा लेकिन एक्चुअल में एंड रिजल्ट उसका खराब निकलता है। कैसे? बचत का विरोधाभास, पैराडॉक्स ऑफ सेविंग। सेविंग का पैराडॉक्स क्या है? मान लो मैं हूं या आप हैं, आपने इनकम कमाई, सेविंग की, मेरे को ये लगा अरे आप तो बहुत सेव कर रहे हैं, मुझे भी करना चाहिए, मैंने आपको कॉपी किया, मैंने भी सेविंग की। इस तरीके से मुझे देख के दूसरे ने की, दूसरे देख के तीसरे ने की, और इस तरीके से पूरी इकोनॉमी में अगर सारे जने ही सेविंग करने लग जाएं तो अल्टीमेटली क्या होगा? मार्केट में पैसा जाना बंद हो जाएगा। अब मार्केट में पैसा नहीं जाएगा तो डिमांड नहीं होगी, डिमांड नहीं होगी तो प्रोडक्शन जो पहले से पड़ा है वो बिकेगा नहीं, वो बिकेगा नहीं तो फर्दर इन्वेस्टमेंट होगा नहीं, तो इन्वेस्टमेंट रुक जाएगा, जिसकी वजह से इनकम कम होने लग जाएगी, आउटपुट कम होने लग जाएगा और अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। तो आपने ये देखा कि सेविंग करना एक इंडिविजुअल के लिए तो वर्च्यू हुआ, अच्छी बात है कि वो सेव कर रहा है, लेकिन पूरी इकोनॉमी ही इस तरीके से सेविंग करने लग जाए तो क्या होगा? पूरी इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट में डूब जाएगी। तो एक तो ये था बचत का विरोधाभास। दूसरा है मजदूरी और रोजगार का विरोधाभास। क्या है मजदूरी? पीछे ये बात हुई थी कि वेज रेट को कम कर दो, वेज रेट कम कर दो, ठीक है, तो बिजनेसमैन को प्रॉफिट हो जाएगा और लोगों को काम भी मिल जाएगा, जो बेरोजगार है उनको काम मिल जाएगा। तो इस तरीके से वेज रेट कम कर दी जाए और लोगों को रोजगार दे दिया जाए, अच्छी बात है, ये दिखने में अच्छा लगता है। लेकिन क्या होगा? पूरी इकोनॉमी के लेवल पे अगर हम स्टडी करें तो पूरी इकोनॉमी के अंदर वेज रेट कम हो जाए, वेज रेट कम हो जाएगा तो मजदूरों की इनकम कम हो गई, मजदूरों की इनकम कम होगी तो खर्चा तो उनको भी करना है, तो मार्केट के अंदर वो भी डिमांड क्रिएट करते थे। अब उनकी इनकम ही खुद कम हो जाएगी तो मार्केट के अंदर एग्रीगेट डिमांड कम नहीं हो जाएगी, तो एग्रीगेट डिमांड कम होने से फिर क्या होगा? इकोनॉमी फिर डिस्टर्ब हो जाएगी, फिर वो डिप्रेशन में जाने लग जाएगी। तो इस वजह से क्या है, दिखने में जो चीज अच्छी लगी वो क्या हुआ? रियलिटी में डिफर कर गई। तो इसीलिए क्या है, जो माइक्रो है उसको अलग पढ़ना चाहिए और मैक्रो इकोनॉमिक्स को अलग पढ़ना चाहिए। अब है इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें क्या फायदा पहुंचाती है? मैक्रो इकोनॉमिक्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये बात अभी कुछ देर पहले, कि संपूर्ण अध्ययन है, पूरी इकोनॉमी की कंप्लीट है, स्टडी है ये। कैसे है? इसके अंदर डिफरेंट सेक्टर्स हैं, डिफरेंट सेक्टर्स को लेंगे, प्रोडक्शन के डिफरेंट सेक्टर्स हैं, प्राइमरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, उसकी स्टडी हो जाएगी। और इसके अंदर अगला जो है समग्र आर्थिक चरों का अध्ययन है, यानी कि एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स हम स्टडी कर रहे हैं। एग्रीगेट में क्या? पूरी इकोनॉमी की इनकम, जिसे हम कहेंगे नेशनल इनकम, पूरी इकोनॉमी कैसे काम करती है, गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, गवर्नमेंट काम करेगी अपने बजट से, ये हो गया। पूरी इकोनॉमी का फॉरेन के साथ क्या रिलेशन है, फॉरेन ट्रेड हम इसमें पढ़ लेंगे, ठीक है। अगला है विभिन्न समष्टिगत चरों का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी इंपैक्ट क्या है डिफरेंट वेरिएबल्स का इकोनॉमी के अंदर। जैसे एक वेरिएबल लेते हैं इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ जाए तो इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट लेवल के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, पूरी इकोनॉमी किस तरीके से चेंजेस में आएगी, वो हम यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। गवर्नमेंट अगर टैक्स रेट बढ़ाती है तो पूरी इकोनॉमी के अंदर, सभी सेक्टर्स के अंदर क्या इफेक्ट होने वाला है टैक्सेस ज्यादा होने से, तो वो हम यहाँ स्टडी कर सकते हैं।
आर्थिक समस्याओं का हल और नीति निर्धारण, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स रेमेडीज बताएगी प्रॉब्लम्स की, ठीक है, और उससे हम पॉलिसीज बना लेंगे। सॉरी, पॉलिसीज और रेमेडीज साइमल्टेनियस भी ले सकते हैं, या थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंस है नहीं, कई लोग इसे एक ही मान के चलते हैं। रेमेडीज और पॉलिसीज के थ्रू ही हम इनको रेमेडीज लेके आएंगे। क्या, देखिए जीडीपी क्यों कम है, रीजनिंग ढूंढेंगे, जीडीपी इकोनॉमी की कम क्यों है। जैसे इंडिया की एट प्रेजेंट कह रहे हैं कि जीडीपी जो ग्रोथ रेट है वो 0 है, तो रीजन ढूंढो, रीजन ढूंढ लिया, रीजन ढूंढ के क्या होगा, उसके लिए हम रेमेडीज निकालेंगे, सुझाव निकालेंगे, पॉलिसीज बनाएंगे, फिर हम उन्हें इंप्लीमेंट करेंगे, तो इस तरह से पूरी इकोनॉमी को सॉर्ट आउट कर देंगे। तो इसी तरीके से है व्यापार चक्र, बिजनेस साइकिल्स, यानी कि बूम्स कब आ रहे हैं इकोनॉमी में, रिसेशन क्या है, डिप्रेशन क्या है, स्टैगफ्लेशन क्या है, गवर्नमेंट जो है आधारभूत ढांचे पर अधिक खर्च करे, क्यों करे, सॉल्यूशंस क्या हैं, और ज्यादा बेहतर हम इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे लेके आए, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स के इश्यूज जो हैं हम यहाँ पे पढ़ेंगे, तो ये हमें और ज्यादा इकोनॉमी को स्टडी करने में हेल्प करते हैं। कंपैरिजन, देखो कंपैरिजन एक ऐसा वर्ड है जिससे हर कोई बचता है, खास तौर पे स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स को अगर कंपेयर किया जाए, अरे फलाना के ज्यादा नंबर आ गए आपके कम है, आपको बहुत बुरा लगता है, कि आपको ये लगता है कि दूसरे की तारीफ हो रही है। लेकिन इकोनॉमिक्स में क्या है, विदाउट कंपैरिजन पॉसिबिलिटीज नहीं है, क्योंकि कंपैरिजन से क्या होगा, हमें अपना स्टैंड पता चलता है कि हम किस लेवल पे हैं, और यहाँ पे स्टैंड चल रहा है पूरी इकोनॉमी का। तो पूरी इकोनॉमी की अगर मान लो कि जीडीपी का कंपैरिजन होता है फॉरेन कंट्रीज के साथ, तो अगर हमारी जीडीपी कम है तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन मार्क आएगा, क्यों कम है, हम इसे कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो ये अपना एक सोशल, जो बच्चे जिस तरीके से सोचते हैं वैसे नहीं है, कि बच्चों को बहुत बुरा लगता है कई बार उनको कंपेयर किया जाए, तो बुरा नहीं लगना चाहिए। मैं, कई बच्चे मुझे कहते हैं सर ऐसे कंपेयर मत किया करो, लेकिन होता क्या है, उससे आप और अच्छे बनने की गुंजाइश आपके अंदर पैदा हो जाती है, उसे आप एज ए पॉजिटिव लेके चले। ठीक है, तो यहां हम बात कर रहे हैं मैक्रो की, तो तुलना में ये सहायक है, हेल्पफुल इन कंपैरिजन, वो किसी लेवल का भी कंपैरिजन हो सकता है, वो आपका प्राइस लेवल का हो सकता है, जीडीपी का हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट का हो सकता है, ग्रोथ रेट का हो सकता है, सब। फिर है माइक्रो और मैक्रो इंटरडिपेंडेंस, नया हमारा इशू है ये, जिसे हम स्टडी कर रहे हैं कि माइक्रो और मैक्रो इंटरडिपेंडेंस कैसे हैं। इसके लिए सैमुअल्सन ने एक कोट दिया है, वास्तव में समष्टि और अर्थशास्त्र में कोई विरोध नहीं है, अपोज नहीं है कोई भी, दोनों ही हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अत्यंत आवश्यक हैं। यदि आप एक को समझते हैं और दूसरे को नहीं समझते हैं तो आप अर्ध शिक्षित हैं, यानी कि प्रॉपरली आप एजुकेटेड नहीं हैं। अगर आप सिंपली माइक्रो को लेते हैं, मैक्रो को छोड़ देते हैं, तो आप एजुकेटेड प्रॉपर नहीं है। ये बहुत जरूरी है, ये जस्ट एक क्वाइन के दो साइड्स हैं, हेड एंड टेल, दोनों एक क्वाइन में रहते हैं, दोनों साथ रहेंगे तो माइक्रो भी साथ रहेगी, मैक्रो भी साथ रहेगी। आप एक लेंगे तो साथ साथ आपको दूसरा भी पढ़ना पड़ेगा, अगर आप कंप्लीट पैकेज चाहते हैं तो इसके लिए हम देखते हैं डिपेंडेंस ऑफ माइक्रो ऑन मैक्रो, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स पे कैसे बेस्ड है। कुछ एग्जांपल्स हैं, देखिए, एक वस्तु की कीमत निर्धारण दूसरी वस्तु की मांग और पूर्ति पर नहीं निर्भर करती। एक वस्तु की कीमत निर्धारण दूसरी वस्तु की मांग और पूर्ति पर नहीं निर्भर करती, सॉरी ये गलत है, ये निर्भर करती है। जैसे आपकी कोई फर्म है, आप प्राइस निकालते हैं, तो आप क्या करेंगे, मार्केट को स्टडी करते हैं कि एक मार्केट जो ये है उसके अंदर प्राइसेस क्या चल रहे हैं, दूसरी मार्केट में क्या चल रहे हैं, पूरी इकोनॉमी के अंदर प्राइस लेवल क्या चल रहा है, ये सब देखकर आप क्या करते हैं, अपनी प्राइसेस चेक करते हैं। यानी कि मैक्रो देखकर आपने माइक्रो को स्टडी किया, या ये थोड़ा करेक्ट कर लिया। ठीक है, एक फर्म, नेक्स्ट एग्जांपल, मजदूरी देते वक्त यह देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में दूसरी फर्मों की मजदूरी क्या चल रही है। वेज रेट आपने एक लेबर को देनी है, तो आप देखें कि मार्केट क्या कहता है, और वो भी इंडिविजुअल नहीं, आप दूसरी मार्केट्स को भी देखेंगे, तीसरी को भी देखेंगे, एक कॉमोडिटी का नहीं, दूसरी कॉमोडिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले में क्या वेज रेट चल रही है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन में क्या वेज रेट चल रही है, सिंपल
क्या वेज रेट चल रही है। तो आप वेज रेट्स सबकी चेक करके एक को हम देखते हैं। एक फर्म का उत्पादन का पैमाना, अगर आपने प्रोडक्शन स्केल देखना है एक फर्म का, तो देखेंगे पूरी इकोनॉमी में क्या डिमांड चल रही है, लोगों का कॉन्सेप्ट क्या है, उनकी इनकम क्या है, उनकी परचेजिंग पावर कितनी है। तो आप माइक्रो देखकर, सॉरी माइक्रो निकालने के लिए आप क्या देख रहे हैं, मैक्रो को देख रहे हैं। तो मैक्रो आपको हेल्प कर रहा है माइक्रो बनाने के लिए, ठीक है। जैसे एक इंडिविजुअल की इनकम आपने देखना है, तो पूरे देश की नेशनल इनकम देखकर हम एक आदमी की इनकम देख लेते हैं। अगला है डिपेंडेंस ऑफ मैक्रो ऑन माइक्रो। अब इसका अपोजिट जो पीछे वाला क्वेश्चन था कि मैक्रो स्टडी करते हुए हम माइक्रो को स्टडी करते हैं। जैसे सामान्य कीमत स्तर, जनरल प्राइस लेवल देखते हैं, तो हम देखते हैं क्या सभी गुड्स एंड सर्विसेज की औसत कीमत निकालते हैं। तो एक कमोडिटी की प्राइस, दूसरी प्लस तीसरी प्लस चौथी, इस तरह से करके सभी का एवरेज प्राइस हमने निकाला। सो माइक्रो माइक्रो के कॉम्पोजिशंस बना के आपने क्या किया, मैक्रो को डेवलप किया, यानी मैक्रो की स्टडी की। अगला इसके अंदर है राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। अगर आप देखेंगे तो वो इंडिविजुअल यानी एक व्यक्ति, एक परिवार, एक फर्म, एक उद्योग, इन सब की आय को जोड़ेंगे तब जाके एक इकोनॉमी की नेशनल इनकम आती है। कुल उपभोग अगर पूरी इकोनॉमी का देखते हैं, कुल बचत देखते हैं, कुल निवेश देखते हैं, तो ये सब भी एक इंडिविजुअल की, एक परिवार की, एक इंडस्ट्री की, ये सभी की बचत और निवेश के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो एक 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 जुड़ के सबका टोटल हो जाएगा, वो फिर कुल उपभोग इस तरीके से डिलीवर होता है। जीडीपी व्यक्तिगत उत्पादन इकाइयों के उत्पादन का जोड़ है, एक फर्म का प्रोडक्शन प्लस दूसरी का प्लस तीसरी का, इस तरीके से पूरी इकोनॉमी के अंदर हम सभी का प्रोडक्शन जोड़ दें तो वो हमारी जीडीपी आ जाती है। स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये हमारा लास्ट कंपोनेंट है कि स्कोप क्या है, क्षेत्र क्या है, फैलाव क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं। सिंपली इसका आंसर है जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो इंडेक्स में चैप्टर्स के नाम दे रखे हैं, वो सारे चैप्टर्स ही मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्कोप है। जैसे यहां पर आपका सबसे इंपॉर्टेंट है थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या, कैसे निकलेगी, कितने कंपोनेंट्स हैं, कितने मेथड्स हैं, इनके लिए कौन कौन से वेरिएबल्स की स्टडी होगी, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट क्या है, कितने टाइप्स का है, किन किन फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड करता है, ये सब हम, इन्वेस्टमेंट का क्या रोल है एम्प्लॉयमेंट के लिए, ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। थ्योरी ऑफ मनी, व्हाट इज मनी, मनी इवॉल्व क्यों हुआ, बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम्स क्या थी, मनी कितने टाइप्स का है, मनी की सप्लाई क्या होती है, मनी को डिलीवर कराने में बैंक्स का क्या रोल है, यानी कि डिफरेंट फाइनेंशियल मार्केट्स क्या हैं, ये सब हम थ्योरी ऑफ मनी में पढ़ते हैं। जब प्रोडक्शन हो जाता है तो प्राइसेस किस तरीके से बदलती हैं, जनरल प्राइस लेवल कैसे चेंज होता है, एग्रीगेट डिमांड का क्या रोल है प्राइस लेवल चेंज होने में, सप्लाई का क्या है, ये कैसे चेंजेस होते हैं और इनको ठीक करने के लिए अलग अलग पॉलिसीज क्या हैं। जैसे आप पढ़ेंगे आपकी फिस्कल पॉलिसी पढ़ेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, ये प्राइस लेवल को कंट्रोल करने के लिए। फिर है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमी कैसे ग्रो कर रही है, जीडीपी कैसे बढ़ती है, उसमें वेलफेयर किस तरीके से ऐड किया जाता है, कहां कहां वेलफेयर के स्टेटस हैं, यानी कि उसके लिए हम अलग अलग मेथड्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड क्या, क्यों किया जाए, अकेला ही देश क्यों रहे, दूसरों के साथ कनेक्शन, फॉरेन इकोनॉमीज के साथ हम क्यों कनेक्ट होते हैं अपने आप को इकोनॉमिक टर्म्स में, ठीक है, ये सब यहां पढ़ेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्यों डेवलप हुआ, ट्रेड क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफेवरेबल क्यों रहता है, फॉरेन ट्रेड की बात करते हैं तो उस ट्रेडिंग करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, ये सब पैकेज इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल्स, इन्फ्लेशन कैसे होता है, कितने टाइप्स का होता है, डिफ्लेशन कब होता है, रीजंस उनके, सॉल्यूशंस उनके, ठीक है, इकोनॉमी में बूम्स कैसे आते हैं, डिप्रेशन कैसे आता है, ये सब हम इसमें पढ़ते हैं। तो ये था हमारा स्कोप, ठीक है। सो यहां पर आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। तो आपसे यही उम्मीद की जाती है कि ये जितना काम हमने किया है आज, इस सब को आप रिवाइज करेंगे, पेन और पेपर का यूज करेंगे,
कॉपीज के अंदर बार बार प्रैक्टिस करेंगे, और जो प्रॉब्लम्स आपकी रह जाती हैं आप फोन पे मुझसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक कि नया चैप्टर मैं तैयार करता हूं, फिर आपके लिए और बेहतर कुछ कराने की कोशिश करते हैं। आज भी हमने एक नई चीज सीखी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। डेली इस तरह से हम नया नया सीखते जाएंगे और अपना सिलेबस धीरे धीरे करके पूरा होता जाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए आपने अपना हाइजीन का ध्यान रखना है, हैंड सैनिटाइजर्स का यूज करना है, साबुन का यूज, नाक पे अपने मास्क या रुमाल होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, और जो आपके आस पड़ोस में बच्चे हैं, ठीक है, अपने परिवार के हैं, उनको भी प्रेरित करें कि वो भी पढ़ें। हम तो अपना काम कर ही रहे हैं। ठीक है, आपसे भी उम्मीद यही की जाती है कि आप भारत का भविष्य हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स का सही ढंग से इस्तेमाल करें, प्रैक्टिकली उसे इंप्लीमेंट करें। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड लक, ऑल द बेस्ट।